नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 26 अप्रैल 2026। तो हम लोग 26 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोग को जो है थंबनेल पर देखने को मिल रहा है कि भारत का 99वां रामसर स्थल जो है किसे नामित किया गया है ना, कि भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा स्थल बन चुका है। हम लोग लेंगे ये प्रश्न आगे चलकर। और हम लोगों का आज जो है सीरीज नंबर चल रहा है 419 सीरीज नंबर, है ना। तो ऐसा नहीं कि आज एक दो दिन से चल रहा है, ये लंबे समय से ये सीरीज आपके लिए प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, चैनल भले अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन सीरीज लंबे दिनों से है। और यदि कोई ऐसे छात्र हैं, हो सकता है कि जो नए चैनल पर जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है ना। और उस चैनल पर जो है कुछ देर के बाद जो है ये प्रसारित हो जाएगा जीएस मानचित्र पर। यदि आप नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, तो इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। नाम है जीएस मानचित्र। और यहाँ पर भी जो है आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आपको मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है आने वाले दिनों में जीएस मानचित्र चैनल पर। तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं जीएस मानचित्र चैनल पे। ठीक है, आइए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग के सामने में है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। और यह दिवस जो है महत्वपूर्ण है मलेरिया संबंधित। अब बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़ते हैं मलेरिया संबंधित, लेकिन यहाँ पर जो है दिवस है। और दिवस जो है सीधे तौर पर याद रखेंगे कि विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है। बता सकते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो यह जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना। कितने तारीख को, तो यह जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यदि बात करें कि साल 2007 से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो शुरुआत मलेरिया डे की मनाने की कब से होती है, 2007 से विश्व स्वास्थ्य जो महासभा है इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। और इससे पहले यदि बात करें कि इसको जो है एक नाम से जाना जाता था, इसको नाम जाना जाता था अफ्रीका मलेरिया डे के। पहले विश्व में नहीं मनाया जाता था, केवल अफ्रीका मनाया जाता था। इसी वजह से इसको जो अफ्रीका मलेरिया डे के नाम से भी जाना जाता है। और इस वर्ष 2026 का थीम याद रखेंगे कि थीम क्या है हम लोगों का, तो थीम आपको देखने को मिल रहा है ड्राइवन टू एंड मलेरिया, है ना। नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। ठीक है, इस थीम के साथ इस वर्ष 2026 का मलेरिया डे मनाया जा रहा है। और मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होती है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मलेरिया जो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और यह मच्छर जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो है अपने शरीर में लेके आता है और यह जो है इनपुट कर देता है। तो प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिल रहा है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी संक्रमित से यह बीमारी होती है जो मच्छर के माध्यम से इंसानों में ये फैलती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जो इंसान के खून में ये प्रवेश कर देता है और लीवर को जो है यह संक्रमित करते हुए दिखाई पड़ता है। और लाल रक्त कोशिकाओं को ये सीधे तौर पर जो है नष्ट करता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है तो सीधी सी बात है कि ये तो दिक्कत वाली बात हो, है ना। और यह जो है मलेरिया आप देखे होंगे कभी ना कभी जो है आसपास में जो है किसी ना किसी को मलेरिया हो जाता है। इसके लिए वैसे अब तो है आसान सा उपाय है, अब जो है इसका इलाज है ना। तो आसान सा है। कभी कभी जो है पूछा जाता है, ये कुनैन की जो छाल देखते हैं इससे भी इसका इलाज किया जाता है। तो ये सब तो इलाज में आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन अभी केवल याद रखेंगे कि मलेरिया डे, तो मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। तो सामाजिक जागरूकता के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को, है ना। श्याम कुमार महतो जी, हेलो सर, चलिए हेलो बोलिए सर, है ना। आप बात किए थे कि कल के वीडियो में जो है आवाज़ नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए सॉरी, है ना। कभी कभी होता है कि बैटरी जो है इसका जो है सीधे तौर पर जो है समाप्त हो जाता है और पता नहीं चल पाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है साउंड को ऑफ कर दिया जाता है इस वजह से। चलिए अब ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आज क्लास जो है थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, ठीक है, आज संडे है तो थोड़ा सा लेट से मिल रहा है। चलिए यहाँ पे आते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली
महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश के बारे में है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला है, और जब पहली महिला आंध्र प्रदेश में बन रही थी, ये हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो रहा है लिसा गिल, है ना। तो लिसा गिल जो आपको देखने को मिल रही है, ये किस हाई कोर्ट की? तो ये आपको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला आपको न्यायाधीश बन रही है। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको लिसा गिल की देखने को मिल रहा है, और यही आपको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन रही है। तो उम्मीद है कि आप याद रखेंगे लिसा गिल को। यहीं पर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, इससे संबंधित, इस प्रकार से संबंधित आपको प्रश्न दे चुके हैं, और वहां पर जो प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं, बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा चुका है। लेकिन अभी करंट अफेयर्स में इस तरह का जो प्रश्न जब आया है तो इसको आप रखेंगे महत्वपूर्ण के अंतर्गत, है ना। तो हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक जो है पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? एक ऐसा कौन सा देश आपको देखने को मिल रहा है? 4 ऑप्शन में से आप भी आंसर दे सकते हैं। यदि आप साथ साथ में हैं, ऑनलाइन अभी है आपकी क्लास, यदि आप देखना चाहते हैं या देना चाहते हैं आंसर, तो आप दे सकते हैं जवाब, है ना। तो हाल ही में किस देश ने जो है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक जो है पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है? तो ऐसा कौन सा देश है? आप भी जवाब दे सकते हैं। कौन सा ऐसा देश है? तो ऐसा जो देश आपको देखने को मिल रहा है, ये तुर्की देखने को मिल रहा है ना। तुर्की जो है अपना नाम जो है परिवर्तन कर चुका है, और इसको जो लिखा जाता है नए नाम के तौर पर तुर्की लिखा जाता है। और तुर्की जो देखने को मिलता है, ये अपने यहाँ जो है 15 वर्ष से जो है कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, उसकी सीमित जो है पहुंच बना रही है ना। तो अब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है आपको देखने को मिलेगा, जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहेंगे वह जो है अपना अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। माता पिता का मोबाइल चला सकते हैं लेकिन अकाउंट्स नहीं बना सकते हैं। तुर्की जो है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक जो है पहुंच को सीमित करने का एक नया कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना और हानिकारक सामग्री से बच्चों को क्या करना है? बचाने का एक प्रयास है। और इससे संबंधित आपको कुछ कुछ प्रश्न जो करवा चुके हैं, उस प्रश्न को एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग करवा चुके हैं, आपको दिसंबर से पहले, दिसंबर में वैसे लागू कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप लोगों को जो है यही प्रश्न आपको बिहार दरोगा में जो है जनवरी के माह में ये पूछा भी गया था। ऐसा कौन सा देश है कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है बैन कर दिया गया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम सोशल लिख रहे हैं और मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है बंद कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो है 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वहां पर यह लागू कर दिया गया। यह कानून लागू है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में लागू है। वहीं पर बात करें कि आपको एशिया का पहला ऐसा कौन सा देश है कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया है, वह है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में भी आपको प्रश्न करवा चुके हैं, उम्मीद है कि आपको याद होगा। और इंडोनेशिया जो है आपको एशिया के अंतर्गत, तो एशिया के अंतर्गत जो है यह देखने को मिला है, यह भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या कर रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है यह बैन कर दिया है। और इसी लिस्ट में अब जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, 1 वर्ष और कम करते हुए 15 वर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहा है कि 15 वर्ष से ऐसे कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है सीमित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तुर्की देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप बच्चे समझ रहे होंगे इस प्रश्न से, जो है खास करके बच्चों से ये संबंधित प्रश्न है, लेकिन पूछा आपको जाएगा, है बच्चों संबंधित लेकिन पूछा आप लोगों को जाएगा। यह जो है आपको कब आने वाले दिनों में जो भी आपको एग्जाम है, हो सकता है कि मध्य निषेध, हो सकता है कि जो आपको खास करके जो टीचर वाला एग्जाम है उसमें आपको सीधे तौर पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि सैफ आपको महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में ये किया जाएगा? तो सैफ आपको जो होता है, इसका जो आयोजन होने वाला है यह कहां पर होने वाला है? तो यह होने वाला है गोवा में होने वाला है। और यह महिला वर्ग वाला, तो याद रखेंगे अच्छे से कि महिला वर्ग वाला जो है सैफ टूर्नामेंट कहां पर होने वाला है? यह गोवा में होने वाला है। 25 मई से लेकर 7 जून तक इसका आयोजन होने वाला है, गोवा में होने वाला है। और याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जिस में ये आयोजित होगा, तो ये कहां पर? तो ये गोवा में आयोजित होगा। तो इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखेंगे। और ये जब होगा, जब आयोजन होगा, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, कौन हारेगा उपविजेता होगा, सभी के बारे में आप लोगों को ये प्रश्न फिर से हम लोग देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जून में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? ये 7 जून को जब समाप्त होगा तो आपको 8 जून को ये प्रश्न फिर से मिलने वाला है। और 7 जून को और एक बार 24 मई को एक बार फिर से 2-3 बार आपको प्रश्न देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। एक जब आपको ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा 24 मई को, तो उस वक्त 24 मई के आसपास आपको दे देंगे, एक बार फिर से आपको देंगे कब? 8 जून के आसपास देंगे।
अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, हाल ही में नेस्कॉम का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है श्रीकांत वेल्लामा कन्नी को बनाया गया है। तो श्रीकांत वेल्लामा कन्नी इनको बनाया गया है नेस्कॉम का नया अध्यक्ष। और नेस्कॉम का नया अध्यक्ष जो है ये भी आपको बार बार पूछा जाता है। तो नेस्कॉम के जो नए अध्यक्ष बन रहे हैं ये कौन बन रहे हैं? तो ये याद रखेंगे, श्रीकांत वेल्लामा कन्नी ये बन रहे हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। वहीं पर प्रश्न ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या क्या, हाल ही में किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम में जो है सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान प्रदान किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को प्रदान किया गया है। आप उपेंद्र द्विवेदी को जानते होंगे कि उपेंद्र द्विवेदी कौन है और कहाँ ये जा रहा है, तुम नीचे में रहो, है ना। चलो ये जो ध्यान रखना है, उपेंद्र द्विवेदी जो है भारत के सेना प्रमुख और जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और इन्हीं को जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित आपको प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के द्वारा जो है ये इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे किनको? तो उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अमेरिका के द्वारा। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अल्कलाइन, है ना, भारत की क्या है पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहां शुरू की गई है? तो यह जो बैटरी शुरू की गई है ये कहां पर? तो यह जो है जम्मू में शुरू की गई है। तो आंसर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जम्मू शुरू, है ना। अगला प्रश्न ले लेते हैं, तो ये आसान सा है, जम्मू में शुरू की गई है, तो इससे ज्यादा फैक्ट आपको पूछा नहीं जाएगा, तो इतना आप काफी याद रख सकते हैं। अगला ले लेते हैं प्रश्न क्या, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो यहां पर भी पहला है, और पहला एकीकृत कृषि खुफिया जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी रोपर के द्वारा लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? तो ये आईआईटी रोपर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, शॉर्ट में है प्रश्न, आसान सा, ज्यादा यदि फैक्ट नहीं है तो उस पर ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता भी नहीं है। जहां पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी वहां पर बातचीत जरूर करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जब जरूरत नहीं है तो वहां पर आवश्यक नहीं है कि फिजूल का टाइम ले। दुनिया का पहला आपको अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? क्या है? ये परमाणु से संबंधित है, और परमाणु कचरा जो है, अब जो है परमाणु कचरा को सबसे पहले कह सकते हैं कि इसको एक तरह से हटाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो दुनिया का आपको देखने को पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में जो है बनाया गया है? यह कहां पर बनाया गया है? यह बनाया गया है फिनलैंड में बनाया गया है ना। तो याद रखेंगे कि यह फिनलैंड में बनाया गया है, और फिनलैंड जो है आपको यूरोप के अंतर्गत यह देश आता है, और फिनलैंड जो है दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया है। और यह भंडार जो फिनलैंड के आपको ओल्किलुओटो द्वीप पर जो है जमीन से लगभग 400 और 450 की मीटर की गहराई कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो है आपको 400 450 मीटर की गहराई में जो है यह स्थित है, जिसे अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरे को जो है हजारों वर्षों तक जो है सुरक्षित रखने के लिए यह बनाया गया है। तो जो रेडियोधर्मी होंगे, जो कचरा होगी, उसको कहां पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा आपको एक फिनलैंड है, और फिनलैंड में आपको ओल्किलुओटो द्वीप है, और यहीं पर पृथ्वी के 400 450 मीटर की गहराई में जो है यह बनाया गया है, जो कि हजारों वर्ष तक यह पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, है ना। आने वाले यदि सभ्यता में जो है मिल सकता है। अगला जो प्रश्न है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ जो है आने वाले दिनों में यह प्रश्न आपको लगातार यह प्रश्न जो है पूछा जाएगा, और हो सकता है कि यह पूछा जाएगा ही, लगभग जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। और देखेंगे क्या है, और इसमें जो है लगातार सीरीज जो है संख्या बढ़ता रहेगा। सेखा आपको झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, जिसे भारत के 99वें आपको रामसर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है? तो भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा बन चुका है? तो यह बन चुका है कौन सा? अलीगढ़ में आपको देखने को मिल रहा है ये सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? अलीगढ़ में। यदि बात करें कि अलीगढ़ कहां पर है, तो अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वें रामसर स्थल बन रहा है। तो और जब रामसर स्थल बन रहा है ना, रामसर जो है आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और रामसर से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सभी पूछा जाता है। यहाँ पर तो हम आपको जीके नहीं करवा रहे हैं, केवल करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, और जिस दिन किसी एक दिन जो है केवल रामसर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आप लोगों को करवा देंगे। यहाँ पर केवल अब भी याद रखेंगे, अभी करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, तो कभी अभी याद रखेंगे केवल क्या कि रामसर स्थल। तो रामसर स्थल भारत का हो चुका है 99वां। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 12वां। 11वां भी कुछ दिन पहले जो है आपको यहीं पर प्राप्त किया गया था, पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य यदि आपसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि अरे पटना तो पक्षी अभ्यारण्य, बिहार में पटना पक्षी अभ्यारण्य है। पटना पक्षी अभ्यारण्य भी कहां पर है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही है ना।
सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य जो है आपको पटना पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, तो क्या क्या यहाँ से बन सकता है अभी तत्कालीन में देख लेते हैं। क्या कि 99 रामसर स्थल हो चुका है भारत में कुल कितना, तो भारत में अब तक जो है कुल 99 रामसर। हो सकता है जब तक वीडियो बना रहे हो सकता है कि कोई एक नया रिलीज हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है आपको देखने को मिलेगा 26, आज तारीख है 26 अप्रैल 2000 आपको 26, और अभी तक जो है कितना है तो 99 है। हो सकता है कि आपको कल जो है एक नया बन जाए, तो वो एक अलग बात है ना। लेकिन अभी तक जो है फिलहाल इसलिए डेट आपको बता रहे हैं कि यह आज तक जो है आपको देखने को मिल रहा है 99। हो सकता है कि रात्रि में ये बढ़ जाए, हो सकता है कि कल कोई घोषणा हो जाए कि कोई एक नया आपको पक्षी अभ्यारण्य 99 रामसर, हो सकता है कोई 100 रामसर स्थल बन जाए, तो वो एक अलग बात है। जब होगा तो आपको बताया जाएगा। अभी याद रखेंगे 55वां यदि रामसर स्थल बात करेंगे, 55वां रामसर स्थल जो है ये कोपड़ा जलाशय, जो कि आपको कहां पर है, बिलासपुर, आपको छत्तीसगढ़ में है। कुछ आपको लेटेस्ट वाला बता देते हैं। 56वां यदि बात करें तो 56वां रामसर स्थल जो है आपको सिलीसेट झील है, और ये जो अलवर राजस्थान में है। 57वां यदि बात करेंगे, 57वां है ना पटना पक्षी अभ्यारण्य, और पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो अच्छे से याद रखेंगे, नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब बिहार नहीं लगा देंगे कि बिहार में है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये 11वां था, और यहीं पर जो है आपको जो 58वां देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है आपको छाड़ी डांड, और छाड़ी डांड कहां पर, तो ये गुजरात में देखने को मिल रहा है। वहीं पर यदि बात करें 99, और ये 99 जो है अभी जस्ट आज दे रहे हैं आपको सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य दे रहे हैं, और यह भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का यह 12वां है। 11वां आपको पटना पक्षी अभ्यारण्य कुछ दिन पहले ही दिया गया था। 97, 98 को एक साथ दिया गया था, तो ये याद रखेंगे। 95, 96 को एक साथ दिया गया था, ठीक है। तो ये सब आपको उम्मीद है कि प्रश्न याद होगा। तो ये एक बार एक नजर में जो है जितने भी पक्षी अभ्यारण्य है और जितने भी रामसर स्थल भारत के पक्षी अभ्यारण्य, क्या जितने भी भारत के जो आपको रामसर स्थल देखने को मिलता है, उस सभी रामस्थल को याद रखेंगे। रामसर स्थल का पहला यदि बात करें कॉन्वेंशन कब होता है, तो 1971 में होता है, ईरान में होता है ना। वही ईरान जो अभी जो है आपको देखने को मिल रहा है, जो इधर उधर जो है ज्यादा लड़ाई में व्यस्त है। तो एक तो ईरान, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि आपको भारत कब सम्मिलित होता है रामसर स्थल में, तो 1982 ईस्वी में सम्मिलित होता है। और भारत में जो है अब तक आपको बता ही चुके हैं कि अभी तक जो है 99 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो सभी रामसर स्थल आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, कम से कम लेटेस्ट जो अभी वाला है, कम से कम पीछे से है ना, कम से कम आपको 90 से लेकर कम से कम याद रहनी चाहिए, ठीक है। बिहार में यदि बात करें कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो बिहार में जो है कुल मिला के बिहार में केवल 6 रामसर स्थल हो चुका है, जिसमें कि बिहार का पहला जो है आपको कांवड़ झील, जो कि बेगूसराय में है, वह बिहार का आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सबसे पहला है, ठीक है। उसके बाद नागा नकटी सब है, ये सब आप सुने होंगे, ठीक है। तो सभी के बारे में हम एक दिन ऐसा करेंगे कि पूरा रामसर स्थल, जितने भी आपको रामसर स्थल से प्रश्न तैयार हो सकते हैं, वो सभी रामसर स्थल एक बार आपको करवा देंगे, बहुत जल्द करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज का ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट था। और लेकिन अभी जाएंगे नहीं, अभी जो है एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका जो सही जवाब क्या है वह भी हम लोग ले लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है, आइए देख लेते हैं कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है। और यह जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीत रही है, यह साध्वी सतीश सैल जीत रही है। तो साध्वी सतीश सैल को अच्छे से याद रखेंगे। पिछले वीडियो में जो है आवाज वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हो सकता है कि आप लोग ये प्रश्न बहुत सारे छात्र जवाब नहीं दिए थे इस वजह से, क्योंकि आवाज नहीं था तो आप लोग वीडियो देखे नहीं। तो कोई बात नहीं है, इस प्रश्न में जो है आपको हम वैसे आंसर बता चुके हैं, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि पिछले वीडियो में दिए थे। और वैसे नहीं यदि आएगा तो हम तो वैसे बताएंगे, लेकिन उसमें देखेंगे कि आपको कम से कम पीडीएफ से यदि पढ़ाई करते हैं तो पीडीएफ से भी आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का जवाब कि भारत के 55वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो इसका जवाब आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे द्वारा ये प्रश्न कवर करवा दिया गया है, यदि आप जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से भी ढूंढ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको जहां वीडियो देख रहे हैं इसी में जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है। और आने वाले दिनों में आपको ये याद रखिएगा कि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, खासकर करंट अफेयर्स हम केवल बात कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स हम कोशिश ये करते हैं कि आपको जीके जीएस से जोड़ करके बताएं, जिससे कि आपको लंबे दिनों तक याद रहे, इसलिए समय लेते हैं। यदि आप बहुत जल्द देखना चाहते हैं, 1 मिनट में यदि आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, आपके लिए वह भी उपाय है। वह उपाय क्या है, रील्स आपके लिए तैयार कर देंगे। केवल 1 मिनट में आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के केवल साथ साथ जो है आंसर आपको समझ में आएगा। तो कम से कम आप 30 से 35 सेकंड में भी आप 10 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लंबा वीडियो देख सकते हैं। यदि आप 30 से 35 सेकंड में देखना चाहते हैं तो रील्स में आपको 10 क्वेश्चन कवर करवा देंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।